नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। देखिए, भारत का पड़ोसी देश नेपाल बीते कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जी युवाओं ने जो प्रदर्शन किया, उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। हालात वहां पर इतने बिगड़ गए कि सेना को कमान खुद संभालनी पड़ी। देश भर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। ऐसे हालात वहां पर हो गए। आपने तस्वीरें देखी, कितना बवाल हुआ नेपाल में। लेकिन अब सवाल यह है कि सेना कब तक देश की कमान संभालेगी। सुशीला कार्की का नाम आपने सुना होगा। इस रेस में बहुत आगे चल रहा है कि अब आगे नेपाल की जिम्मेदारी अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की संभाल सकती हैं। लेकिन अब जानकारी यह है कि इस रेस में एक और नाम सुशीला कार्की से आगे है। दो नामों पर अब चर्चा हो रही है। वो दो नाम कौन से हैं मैं आपको बताऊंगी, जो जिम्मेदारी संभाल सकते हैं नेपाल की। डिटेल में आपको बताऊंगी और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भारत से उनका क्या नाता है, क्या कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आपके लिए मैं दे दूं। जानकारी ये कि नेपाल के काठमांडू में तख्ता पलट के 2 दिन के बाद गुरुवार को जेनजी नेता सामने आए, अनिल बनिया और दिवाकर दंगल, जिन्होंने कहा कि युवाओं ने ये जो विरोध प्रदर्शन किया है, ये बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया है। उनका कहना यह है कि हमारा मकसद संविधान नहीं, संसद भंग करना है। जो कुछ भी ये नेपाल में हो रहा है, उन सब के बीच नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने की खबर आई थी, लेकिन फिर लाइट मैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम इस रेस में आगे आ गया। आपको पहले बताती हूँ कि सुशीला कार्की कौन है। सुशीला कार्की नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और इतना ही नहीं, वो इस पद पर आसीन होने वाली एकमात्र महिला हैं। अगर इनके भारत से कनेक्शन पर बात करें तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने शिक्षा से लेकर प्यार तक सब कुछ भारत में पाया। 1975 में उन्होंने काशी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि उन्होंने हासिल की। उस समय वो हॉस्टल में रहा करती थी और वहीं पर रहकर उन्होंने पूरी पढ़ाई अपनी की और बाद में 1978 में नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि उन्होंने हासिल की। 1979 में विराटनगर में अपनी वकालत उन्होंने शुरू की। आखिरकार कार्की 11 जुलाई 2016 को मुख्य न्यायाधीश बनी। अब वो रिटायर हो चुके हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान उनकी मुलाकात हुई दुर्गा प्रसाद सुवेदी से, जो उनके जीवन साथी हैं। किताबों और विचारों से के बीच उनका ये जो रिश्ता पनपा, वो शादी तक पहुंच गया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा से लेकर उन्होंने अपना प्यार भारत में ही पाया है। खैर, सुशीला कार्की का नाम बताया जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री की रेस में पीछे हो गया है और अब जो नाम सामने आ रहा है वो कुलमान घिसिंग का है। कुलमान घिसिंग का जन्म हुआ था साल 1970 में 25 नवंबर को। नेपाल के रामेछाप जिले में हुआ था और यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की, रामेछाप में ही। लेकिन इनका भी भारत से नाता रहा है। भारत के जमशेदपुर में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने वहीं से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी पूरी की। इस दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग की जो बारीकियां सीखी, वो उन्होंने बतौर इंजीनियर खूब उनको अमल में वो लेकर आए। घिसिंग ने आगे की पढ़ाई अपनी हालांकि नेपाल में ही की। पुलचौक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। नेपाल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी के प्रबंध निदेशक के पद पर उन्होंने 2 कार्यकाल अपने पूरे किए। पहला टर्म उनका 2016 से 20 में रहा और फिर रहा 2021 से 25 में, उन्होंने जो खत्म किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि लंबे समय से जो बिजली कटौती की समस्या थी, उसको उन्होंने खत्म किया, जिसमें बहुत लोकप्रियता, काफ़ी लोगों का प्यार उन्हें मिला। उनके कार्यकाल में कई शहरों में लगातार बिजली की आपूर्ति स्थिर भी हुई है। हालांकि मार्च 2025 में उन्हें एनईए से हटा दिया गया था। तब उनका दूसरा टर्म पूरा होने में अभी 4 महीने बाकी थे। लेकिन उनके हटाए जाने के पीछे कई आरोप लगाए गए। कहा गया कि समय पर प्रदर्शन रिपोर्ट ना देना, भारत के साथ बिजली एक्सचेंज करारों में अनुमोदन ना लेना, इसके अलावा सरकारी निर्देशों की अनदेखी के आरोप उन पर लगे, बोर्ड के फैसलों को बाधित करने के आरोप उन पर लगे। लेकिन इन सब से उनकी जो एक हीरो वाली छवि बनी थी, एक इमेज बनी थी, उस पर कोई खास असर पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि बिजली कटौती की समस्या ने आम जनजीवन को लगातार प्रभावित किया था और घिसिंग के रहते हुए ये समस्या काफ़ी हद तक
दूर हो गई थी, इसलिए ये जो भी आरोप उन पर लगे उससे उनकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल नेपाल में जेन ज़ी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने सियासी पिक्चर को पूरी तरह से चेंज किया है। आप ये समझें कि केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर अब चर्चा वहाँ पर तेज हो रही है। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। शुरू में जैसा मैंने आपको बताया कि जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की, उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बनती हुई दिख रही थी। लेकिन अब नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व सीईओ कुलमान घिसिंग का नाम जो है वो तेजी के साथ उभरा है। लेकिन अब सवाल ये है कि नेपाल के अंतरिम पीएम के नाम पर ये नया मोड़ आया कैसे। देखिए, खुद जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया है। दरअसल ये जो यू टर्न है ये जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों की वर्चुअल मीटिंग्स और आंतरिक जो उनकी आपस में इंटरनल बहस हुई है, आंतरिक बहस, उसका नतीजा है। गुरुवार को ही आखिरी दौर की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग सुशीला कार्की के नाम पर सहमति को लेकर हुई थी। कारण ये कि उनके नाम पर पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। जो जेन ज़ी गुट के ही कुछ लोग हैं वो इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे थे। मीटिंग में कुछ ग्रुप्स ने सुशीला कार्की की उम्र और उनके राजनीतिक अनुभव की कमी पर सवाल उठाए थे और यहीं से नेपाल के अंतरिम पीएम पर यू टर्न आया। और इस बैठक में कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुलमान घिसिंग को वैकल्पिक नाम के तौर पर पेश किया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि सुशीला कार्की खुद भी अंतरिम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती थी। खुद आर्मी चीफ ने उन्हें 15 घंटे की मिन्नत करने के बाद मनाया था और अब सुशीला कार्की का नाम इस रेस से, क्योंकि ये लगभग बाहर ही माना जा रहा है और कुलमान घिसिंग बहुत संभवतः ये कहा जा रहा है कि नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं। वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18, फिर हाजिर होंगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।